हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। माय नेम इज पंकज डागर, योर फार्मा मेंटर। आप सभी का स्वागत है इस स्कोर बूस्टर लर्निंग सीरीज में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप जीपैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या अदर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और कुछ इसके पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसी भी रिएक्शन की, कोई भी रिएक्शन हो, वो एक प्रॉपर कंपोनेंट के साथ प्रोसीड करती है हमेशा। यानी कि किसी भी रिएक्शन का अगर आप मैकेनिज्म देखोगे तो उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो लगभग लगभग सेम होते हैं। वहां पर एक सबस्ट्रेट होता है, एक अटैकिंग रिएजेंट होता है, उनसे मिलजुल कर एक इंटरमीडिएट बनता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी रिएक्शंस में इंटरमीडिएट बने, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद प्रोडक्ट बनता है। तो वैसा ही हम रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करते हैं थ्रू आउट रिएक्शंस के अंदर। अगर मैं बात करूं एक प्रॉपर मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं पहले सबस्ट्रेट, उसके बाद अटैकिंग रिएजेंट, इससे इंटरमीडिएट। क्या सभी रिएक्शंस में इंटरमीडिएट बनेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। और उसके बाद यहां से बनता है प्रोडक्ट, राइट। यहां अगर मैं बात करूं, एस स्टैंड्स फॉर सबस्ट्रेट, जिसके अंदर चेंजेस होंगे। यानी कि कोई अटैकिंग रिएजेंट आकर अटैक करेगा एक सबस्ट्रेट के ऊपर, जिसकी वजह से इस सबस्ट्रेट में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ये होता है अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट, यही अटैकिंग रिएजेंट होता है जो कि सबस्ट्रेट के अंदर चेंजेस लेकर आता है। यानी कि पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं ताकि नए बॉन्ड्स बन सके। ये यहां से रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद इंटरमीडिएट, जरूरी नहीं है कि सब रिएक्शंस में इंटरमीडिएट बने, बट जिनमें बनता है उसके बाद फर्दर क्या बनता है, मेन चीज जो हमको चाहिए, दैट इज योर प्रोडक्ट। ये कोई भी रिएक्शन होगी वो इसी मैकेनिज्म को फॉलो करती है। यही कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी रिएक्शन के। अब बात कर लेते हैं कि सबस्ट्रेट क्या होता है और अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है। सबस्ट्रेट जो होता है जिसके अंदर अटैकिंग रिएजेंट्स चेंजेस लेकर आता है। अटैकिंग रिएजेंट्स, अटैकिंग रिएजेंट्स कॉज बॉन्ड फिजन, जिसकी वजह से जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, वो स्पीसीज जो सबस्ट्रेट के अंदर बॉन्ड फिजन कॉज करती हैं, उनको हम अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं। और अटैकिंग रिएजेंट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि सर हमारे पास दो ही तरीके के अटैकिंग रिएजेंट्स हैं, या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा। ये जाएगा सबस्ट्रेट के पास किसी भी रिएक्शन में और उसके अंदर बॉन्ड फिजन करेगा। बॉन्ड फिजन से क्या होगा सर, सबस्ट्रेट के अंदर पुराने बॉन्ड्स टूट जाएंगे, नए बॉन्ड्स बनेंगे। इलेक्ट्रोफाइल को हम शॉर्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूक्लियोफाइल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब इनके नाम से आपको कुछ चीजें पता चल रही होंगी, जैसे कि मैंने यहां लिखा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब सर, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मींस लविंग। यानी कि वो स्पीसीज जिनको मोहब्बत है इलेक्ट्रॉन से, यानी कि जिनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने जीवन में, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। दैट मीन्स कि हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहां से, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, डेफिशिएंट स्पीसीज। बात क्लियर है? उसके बाद कहां अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स विल अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। ये बात क्लियर हो गई। यानी कि सर जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो सब कहां करेंगे, इलेक्ट्रॉन की तलाश में घूमेंगे, और सबस्ट्रेट के पास जो स्पेस उनको ऐसा मिलेगा कि जहां इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा
वहां पर अटैक कर देंगे। बात सही है कि नहीं? बिल्कुल। अब इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं ये लुईस एसिड की तरह भी तो बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लुईस एसिड की डेफिनेशन उठाकर देखोगे तो वो भी तो इलेक्ट्रॉन की तलाश में ही घूमता है। लुईस एसिड्स आर दोज स्पीसीज व्हिच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल, सिमिलर काम है दोनों का, राइट और नॉट? अब बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे आप ले सकते हो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि यहाँ पे कार्बोकैटाइंस के एग्जांपल हो सकते हैं। उसके अलावा ऐसी स्पीसीज जिनका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट ना हो, उनको भी आप बोल सकते हो ये सब बिहेव करती हैं कैसे? सर ये सब के सब यहाँ पे एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेंगे। ये अलग अलग यहाँ पर इनके एग्जांपल्स हैं, राइट। चलिए, दूसरा क्या था हमारे पास? न्यूक्लियोफाइल। दूसरा क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को आप रिप्रेजेंट करते हो NU से, और मतलब क्या है इसका? सर अब हमको समझ में आ रही है बात। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मींस लविंग, मतलब ये वो स्पीसीज हैं जो न्यूक्लियस लविंग है। यानी कि ये कहां अटैक करेंगे? सबस्ट्रेट में, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी उस जगह पर जाकर ये अटैक करेंगे, क्योंकि ये खुद कैसे होते हैं? सर न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, रिच स्पीसीज, and will attack at electron deficient center। ये भी बात क्लियर हो गई होगी, एकदम क्लियर होगी। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं आपके सामने यहाँ पे, एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो सर कोई भी एल्कीन अगर होगी वो इलेक्ट्रॉन रिच है, बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे, राइट। कोई ऐसा कंपाउंड जिसके पास लोन पेयर हो वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, राइट और नॉट? राइट और नॉट? नेगेटिव चार्ज हो किसी के पास, NO2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये सब हमारे जो होते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एंड दे विल अटैक ऑन सबस्ट्रेट जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। काम क्या है इनका ही पता है आपको कि अटैकिंग रिएजेंट हैं, दो तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, और ये ऐसी जगह पे अटैक करेंगे जहां से सबस्ट्रेट के अंदर बॉन्ड फ्यूजन हो सके। अब ये जो बॉन्ड फ्यूजन जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट कर रहा है ये दो तरीके का होता है। बॉन्ड फ्यूजन कैन बी ऑफ टू टाइप। पहला होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, एंड दूसरा होता है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। जब ये बॉन्ड फ्यूजन होता है तो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, जब होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा तो इंटरमीडिएट बनता है फ्री रेडिकल। ये कौन कर रहा है? सर अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पर जाकर अटैक करते हैं, इसकी वजह से बॉन्ड फ्यूजन होता है। वो बॉन्ड फ्यूजन दो तरीके का हो सकता है, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। जब होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो इंटरमीडिएट जो बनता है वो फ्री रेडिकल बनता है, और जब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, कार्बेनाइन बनता है, कार्बीन बनता है, नाइट्रीन बनता है, बेंजाइन बनता है, बहुत सारे अलग अलग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तीन है रिएक्शन इंटरमीडिएट। पहला है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, हम जानते हैं इसके अंदर वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है, और इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो हम डिफाइन करते हैं BARHI, इसको बोलते हैं बरही, बरही मतलब रस्सी, इससे डिफाइन करते हैं। बी सबसे ज्यादा,
उसके बाद एरोमेटिसिटी, उसके बाद रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन एंड आई स्टैंड्स फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या है? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग जब भी कार्बोकैटायन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ, कार्बोकैटायन कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हेटेरो एटम जिसके पास लोन पेयर हो, वो प्रेजेंट हो, तो वो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है उसकी स्टेबिलिटी के लिए। यानी कि बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है किसी भी कार्बोकैटायन को। ए स्टैंड्स फॉर एरोमेटिसिटी, यानी कि अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड पे कार्बोकैटायन प्रेजेंट है तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा आफ्टर बैक बॉन्डिंग। देन रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन। आप जानते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो डिफाइन करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को, लेकिन रेजोनेंस से, एरोमेटिसिटी से और बैक बॉन्डिंग से कम। और लास्ट होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। वैसे ही अगर मैं बात करूं दूसरी स्पीसीज की, दैट इज योर कार्बेनायन। कार्बेनायन जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको कार्बेनायन बोलते हैं, CH3 नेगेटिव, है ना। इसको क्या बोलते हैं? कार्बेनायन बोलते हैं। ऐसे कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। इसकी स्टेबिलिटी जो होती है इसकी भी ऐसे ही काम करती है एक्सेप्ट हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बेनायन की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता है। बैक बॉन्डिंग जो होती है यहाँ पर वेकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से होती है। ये क्या है? बैक बॉन्डिंग। और ये किसकी वजह से होती है? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से। बैक बॉन्डिंग ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल। उसके अलावा इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन कभी भी कार्बेनायन की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता है। अदरवाइज बाकी सारी चीजें इसमें सेम तरीके से काम करती हैं। देन थर्ड वन इज योर फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो होता है वो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से बनता है और इसकी स्टेबिलिटी आप डिफाइन कर सकते हो रेजोनेंस से, हाइपर कॉन्जुगेशन से और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट से। ये इसको डिफाइन करते हैं इसकी स्टेबिलिटी को। ये इनका ऑर्डर रहता है। अब इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 2015 में एक क्वेश्चन आया था जीपैट के अंदर, द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट्स कार्बोनियम, कार्बेनायन, कार्बीन या फ्री रेडिकल। इन्होंने ये बोला है कि एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, यानी कि अगर ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो अटैक कर रहा है, जब एक न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड टूटेगा। जब डबल बॉन्ड टूटता है तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज जाता है। न्यूक्लियोफाइल खुद कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच। कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर करेगा, यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी कि जो बचा हुआ इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा? कार्ब एनायन। तो यहां पर ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ये जीपैट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द पॉजिटिवली पोलराइज्ड कार्बन एटम ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप एक्ट एज। आपके पास पॉजिटिवली पोलराइज्ड कार्बन एटम है कार्बोनिल ग्रुप का, तो वो किस तरीके से काम करेगा? जैसे कि मान लो ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप था, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी खींच ले तो यहां से आपको नेगेटिव चार्ज यहां दिखेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। इसी कार्बन की बात हो रही है कि ये पॉजिटिवली पोलराइज्ड कार्बन है। ये कैसे काम करेगा? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। तो आप यहां पर सेलेक्ट कर पा रहे होंगे कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। जीपैट 2017 का ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट नहीं कर सकता। न्यूक्लियोफाइल की तरह वही रिएक्ट कर सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे ज्यादा मात्रा में। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को ऑलरेडी लेके भाग चुका है, तो उसको खुद इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो किसी और को इलेक्ट्रॉन्स नहीं बांट सकता है, यानी कि ये ऑप्शन ए सही है, राइट। चलिए तो ये थी हमारी स्कोर बूस्टर सीरीज जिसमें हम एक ऐसा टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, साथ में उसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।